हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करंट अफेयर्स की लेक्चर लूँगा। और करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम का करंट अफेयर्स यदि उसको सॉल्व करना है तो उसकी स्टडी करनी होती है। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने सामने लाइए। 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आप ये देखिए कि उस साल वो एग्ज़ाम, जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किस मंथ में हुआ है, और उस मंथ को सभी 10 ईयर का देखिए। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। तो आप जो क्वेश्चन है उसमें आप ये देखिए कि जो हम करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो 1 ईयर का हमको करना होता है। 1 ईयर का करंट अफेयर्स, तो 1 ईयर के करंट अफेयर्स के 3 सेगमेंट होते हैं। अब इसमें एक आपको एग्ज़ाम की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, उससे 3 मंथ पहले का, 3 मंथ बिफोर, फिर उसके बाद 6 मंथ बिफोर, और फिर थर्ड होता है आपका 1 ईयर। तो जो हम करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर्स हमको 1 ईयर का तैयार करना होता है। बट उसमें जो हमारा एग्जाम है, जिस मंथ में एग्जाम हुआ है, उससे पहले के जो 3 महीने होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से होते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि मान लिया कि आपका एग्जाम है दिसंबर में, तो आपको नवंबर छोड़ करके अक्टूबर और सितंबर, जो अक्टूबर और सितंबर का जो मंथ होगा, सितंबर का, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। यदि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो 5 क्वेश्चन आपके अक्टूबर और सितंबर के रहेंगे। फिर इसके बाद हमको जो और क्वेश्चन होते हैं, इससे पीछे जाना होता है 6 मंथ, जिसमें हम जा सकते हैं अगस्त, जुलाई और जून, इस तरीके से। अब जो और 1-2 क्वेश्चन बचते हैं वो क्या होते हैं, 1 ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो जो रिमेनिंग ईयर का जो पीरियड है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, सबसे ज़्यादा जो फेमस इवेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे ओलंपिक गेम्स हुए। अब ओलंपिक गेम्स 4 ईयर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 ईयर तक ओलंपिक गेम से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जैसे ओलंपिक गेम, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 ईयर में जो ज़्यादा बात के टाइमिंग है, वहाँ से हमें उन क्वेश्चंस को तैयार करना होता है जो मोस्ट फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनको तैयार करना होता है। तो इस तरीके से एग्जाम से पहले के 3 मंथ का सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना होता है। बहुत ज़्यादा फोकस हमें बिफोर 3 मंथ पे देना। फिर उसके बाद थोड़ा फोकस हमको 6 मंथ बिफोर वाला, और 1 ईयर वाला जो टाइमिंग है, उससे ओनली हमें मेजर इवेंट्स के क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। तो ये स्ट्रेटजी होती है हमारी किसी करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स कराऊंगा, तो मेरा वीक में 1 लेक्चर आएगा करंट अफेयर्स का, और उसमें प्रत्येक लेक्चर में आपके सामने मैं 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने ये 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें G20 शेरपाज मीटिंग इन 2022, 36th नेशनल गेम्स, नोबेल प्राइज 2022, 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, एंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022। तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें है 3rd G20 शेरपा मीटिंग, योगात्रा, इंडोनेशिया। जो योग्याकार्ता सिटी है वो कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। यहाँ पर 3rd G20 शेरपा जो होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं इंडिया के, या मतलब सभी कंट्रीज के जो मोस्ट फेमस इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो उन लोगों की जो मीटिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं शेरपा मीटिंग। तो जो 3rd शेरपा मीटिंग है ये G20 की, G20 एक जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें विश्व के 20 जो है 19 कंट्रीज इसमें आती हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, और एक हमारा EU मतलब यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज और प्लस EU मतलब यूरोपियन यूनियन, इसको मिला करके जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसे बोलते हैं G20 ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो 3rd शेरपा मीटिंग है, ये योग्याकार्ता इंडोनेशिया में हुई है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि जो इंडिया की तरफ से शेरपा थे या इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कौन थे, तो जो हमारे इंडिया के हैं थे वो है श्री अमिताभ कांत। अमिताभ कांत आपने जो हमारे सीईओ रहे हैं, सीईओ ये हमारे नीति आयोग, और पहले उसी का नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो जो नीति आयोग है हमारा उसके ये सीईओ रहे हैं श्री अमिताभ कांत, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था पहले कि ये कहाँ पर हुआ, तो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया की सिटी का भी नाम पूछ सकता है, तो योग्यकार्ता। अब इसके बाद इसका जो फोकस था किस टॉपिक पे यहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ, तो इन लोगों ने एंटी करप्शन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया, डेवलपमेंट को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, जो वर्ल्ड टॉपिक हैं इन पे डिस्कशन हुआ। अब इसका आगे क्या है कि G20 बाली समिट, अभी ये हुआ है शेरपा की मीटिंग। अभी G20 का जो है, जो यहाँ के लीडर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, चांसलर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनकी मीटिंग होगी। तो अब वो कहाँ पर होनी है, बाली में होनी है। बाली भी हमारा कहाँ पड़ेगा, इंडोनेशिया में पड़ेगा। तो उसके पहले शेरपाओं की मीटिंग होती है, तो वो हुई है ये। अच्छा, अब G20 के बारे में हमें थोड़ा देखना है। तो G20 में क्या है, इसकी 1999 में 1999 में स्थापना हुई, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं वो हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो कौन है, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। इस G20 की मीटिंग में क्या होता है कि एवरी ईयर एक जो कंट्री होस्ट करती है, वहाँ के जो लीडर होते हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो उसके लीडर होते हैं जो होस्ट कर रहे होते हैं। तो इस साल G20 की मीटिंग इंडोनेशिया करा रहा है, तो इसलिए इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, वही वहाँ के G20 के प्रेसिडेंट, चेयरमैन रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि G20 में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसमें 19 कंट्री आएंगी और प्लस यूरोपियन यूनियन आएगा, EU। तो EU मतलब यूरोपियन यूनियन। तो इसके जो 20 कंट्रीज हैं उनको आप देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये कंट्रीज हैं, ये आप याद कर लीजिए। अर्जेंटीना इस तरीके से यहाँ से दिखाया गया, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है और कोरिया है, मैक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम यूके और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, और लास्ट में यूरोपियन यूनियन। तो इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? G20 की मीटिंग कहां पर, G20 की शेरपा की मीटिंग कहां पर हुई? योग्यकार्ता, कंट्री का नाम इंडोनेशिया। इंडिया की तरफ से किसने लीडरशिप लिया है, किसने रिप्रेजेंट किया है? अमिताभ कांत। इसके बाद जो G20 का जो है मीटिंग होगी, अब वो इसकी मीटिंग, लीडर्स की मीटिंग कहाँ होगी, इनके जो टॉप लीडर हो हैं उन कंट्रीज के, तो बाली में होगी। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1999 में, 1999 में हुआ था। इस समय इसके चेयरमैन कौन है? जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। G20 के मेंबर कंट्रीज। तो ये सब इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 36 नेशनल गेम्स, जो राष्ट्रीय गेम है, हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, उनका 36वां संस्करण इस बार हुआ है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। थीम ऑफ नेशनल गेम, किसी कोई इवेंट होती है तो उसकी एक थीम होती है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, मतलब कि जो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, स्पोर्ट के द्वारा हम जो है एकता को सेलिब्रेट करेंगे। ये इसकी थीम है इस गेम की, नेशनल गेम की। और अब इसका एक है मॉस्कट होता है, ये पूछा जाएगा। तो इसका है सावज। सावज का मतलब होता है
कब, कब या इसको कह सकते हैं आप शेर। तो शेर है इसका मतलब। तो सावज है इस और गेम्स का या इस इवेंट का मॉस्कट, और इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अच्छा, और इससे आगे क्या है, इसका जो द मोटो वाज, अब इस गेम का जो मोटो है वो क्या है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इस गेम्स का जो मोटो है वो क्या है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। अब इसकी कुछ जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं, जो क्रोनोलॉजी है उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे ये है कि ये जो गेम्स हो रहे हैं इस साल 36 गेम नेशनल गेम्स, ये हमारे जो हुए हैं ये गुजरात में हुए हैं। तो इसका आपको स्टेट याद रखना है, कहाँ पे हुआ है, गुजरात में। जो स्टेट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में नेशनल गेम खेले गए इस बार, तो ये कहाँ खेले गए हैं, गुजरात में खेले गए हैं। अच्छा, अब इसका टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 1999 में नेशनल गेम्स वर द फर्स्ट टू बी होस्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट स्टेट। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, उन्होंने पहली बार 1999 में भाग लिया था। पहले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे हमारे अरुणाचल, आपका मेघालय, जो हमारे 7 स्टेट्स हैं जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इस तरीके के जो स्टेट आते हैं, आसाम हो गया, तो ये जो है पहली बार आए थे 1999 में। द गेम्स वर होस्टेड बाय मणिपुर, और वो 1999 वाले जो गेम थे वो मणिपुर ने होस्ट कराए थे, राष्ट्रीय खेल। अच्छा, इस टेबल में देखिए फर्स्ट नेशनल गेम्स कब हुए, 1924 में हुए। कहाँ पर हुए थे, लाहौर में हुए थे। अब ये लाहौर में कहाँ से हो गए, लाहौर में इसलिए हुए क्योंकि 1924 में इंडिया आपकी कंबाइंड कंट्री थी और ब्रिटिश इंडिया था। इंडिया उस समय क्या होता था, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब हो गया कि जो है अंग्रेजों का राज था 1924 में, और इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया था, मतलब जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया सब एक कंबाइंड ही था, और उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया। तो पहली बार जो नेशनल गेम खेले गए थे 1924 में खेले गए थे, और कहाँ खेले गए थे, लाहौर में खेले गए थे। अब आता है फर्स्ट मॉडर्न नेशनल गेम्स, मतलब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जो है नेशनल गेम्स कब खेले गए, तो 1985 में, 1985 में। कहाँ खेले गए, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में खेले गए थे। और इससे पहले जो हुआ है अभी रिसेंट में, तो 35th नेशनल गेम हुआ था, ये कब हुआ था, 2015 में, और ये कहाँ खेला गया था, केरला में, केरल राज्य में खेले गए थे। और पिछले 7 साल से अभी नेशनल गेम नहीं हुए थे। जो हमारा ये 36th नेशनल गेम है ये 7 साल के बाद हो रहा है, यानी कि इससे पहले 2015 में खेले गए थे, उसके बाद बीच में ये गेम पोस्टपोन रहे या जो स्थगित रहे, और अब जो है ये खेला गया है 2022 में, और कहाँ खेला गया है, गुजरात में खेला गया है। और इसके आगे का भी पूछा जा सकता है, तो 37th नेशनल गेम कहाँ खेला जाएगा, गोवा में खेला जाएगा 2023 में। इसके आगे ओपनिंग सेरेमनी बाय नरेंद्र मोदी। अब ये देखना होता है कि कोई इवेंट अगर होता है तो इसका जो उद्घाटन समारोह होता है वो कौन कर रहा है, तो यहां पे किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कहां पर हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम भी है, इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है, और इसका नाम जो परिवर्तित नाम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम है। क्लोजिंग सेरेमनी इज हेल्ड बाय जगदीप धनखड़। अब जो समापन समारोह होता है उसको किसने इस पे किया है, तो जगदीप धनखड़ ने किया है। ये हमारे देश के कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये गेम, ये जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है, समापन समारोह हुआ, ये कहाँ हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में ये खेला गया है समापन समारोह वाला। और जो उद्घाटन समारोह वाला है वो अहमदाबाद में खेला गया है। कहाँ, कौन सा, उस स्टेडियम का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ऐसे याद रखना है। आगे अब जो कुछ इसका वो है
कि कौन से किसने जीता, कौन से गेम आए, क्या पोजीशन रही। तो इसके बारे में ये है कि जो सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो महाराष्ट्र ने जीते हैं, 140 जीते हैं। इन्होंने जो टोटल मेडल जीते हैं 140 जीते हैं महाराष्ट्र ने। तो क्वेश्चन यदि आता है कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो महाराष्ट्र की टीम ने जीते हैं। लेकिन अगर हम तालिका की बात करें कि सबसे टॉप पे कौन रहा है, तो ये सर्विसेज की टीम रही है। अब सर्विसेज की टीम क्या है? सर्विसेज की टीम में जो हमारी आर्मी है उसकी जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो टीम बनाई गई है उस टीम को नाम दिया गया है सर्विसेज की टीम, और बाकी सभी स्टेट की अलग अलग टीम है। तो सर्विसेज की टीम का मतलब है कि जो इंडियन आर्मी की जो टीम है उसका नाम है। तो जो गेम्स हैं इसमें टॉप किया है किसने? सर्विसेज ने किया, और इसने कितने अवार्ड जीते हैं? 128 अवार्ड जीते हैं, और महाराष्ट्र ने 140। लेकिन ये टॉप पर इसलिए है सर्विसेज कि इसने गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते हैं, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो गोल्ड मेडल की होती है। तो गोल्ड मेडल इसने जीते हैं 61 और महाराष्ट्र ने जीते हैं 39, इसलिए महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर है। ठीक, तो यहां से ये क्वेश्चन हो गया। हरियाणा थर्ड नंबर पर है। नेक्स्ट, सर्विसेज टीम मैंने बता दिया आपको, ये आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे हैं इंडिया के, उनके द्वारा जो टीम, उनके खिलाड़ी जो है उनको हम लोगों ने नाम दिया है सर्विसेज की टीम। और जो सर्विसेज की टीम है जो इसको जो है जीतता है इस नेशनल गेम को, तो इसमें एक ट्रॉफी दी जाती है उसको। तो उस ट्रॉफी का नाम याद रखना है आपको, उसका नाम है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी ये जो है सर्विसेज की टीम को दी गई, और ये किसके द्वारा दी गई? जिन्होंने समापन समारोह किया। आपको याद है किसने किया समापन समारोह? समापन समारोह किया वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ ने। अच्छा, और सर्विसेज की टीम ने ये जो ट्रॉफी है लगातार 4th टाइम प्राप्त की है, मतलब लगातार 4 बार से जो है सर्विसेज की टीम ही इस नेशनल गेम को जीत रही है। अच्छा, इसमें ये जो है योगासना और मलखंभ, ये 2 नए गेम ऐड किए गए थे। तो ये भी याद रखना है कि जो है इस नेशनल गेम में 36 नेशनल गेम में कौन से नए गेम ऐड किए गए, तो योगासना, मलखंभ। बेस्ट फीमेल प्लेयर कौन रही? तो हर्षिका, कहीं कहीं इसका हंसिका नाम मिलेगा और कहीं कहीं हर्षिका। तो इनका नाम है हर्षिका रामचंद्रन, ये कर्नाटक राज्य की हैं। इन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है नेशनल गेम में। मेल में पूछा जाए तो बेस्ट मेल प्लेयर कौन रहे हैं? साजन प्रकाश, ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। तो हर्षिका रामचंद्रन कर्नाटका की हैं, इन्होंने बेस्ट फीमेल परफॉर्मेंस किया है, और साजन प्रकाश केरल के हैं, इन्होंने मेल में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस गेम में। अब एक यंगेस्ट प्लेयर कौन रहा इस गेम का? तो सूर्यजीत खैरा। सूर्यजीत खैरा ये 10 साल का जो है खिलाड़ी था, और इन्होंने मलखंभ में जो है परफॉर्मेंस दी है। तो इस गेम का जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर है वो कौन है? सूर्यजीत खैरा, 10 ईयर के थे, और इन्होंने किस गेम में परफॉर्मेंस दी है? मलखंभ में दी है, जो कि इसी बार ऐड हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स 2022। तो लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज 2022 की हम बात करेंगे। इससे पहले नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बातें हैं, उसको देखते हैं। तो नोबेल प्राइज का जो फाउंडेशन हुआ है वो 29 जून 1900 को हुआ है, और जो नोबेल प्राइज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये अल्फ्रेड नोबेल एक जो है साइंटिस्ट थे, ये यहाँ पे नाम दिया है अल्फ्रेड नोबेल जो है वैज्ञानिक थे, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज रखा गया है, इन्हीं के उससे हुआ है। अच्छा, तो इस प्राइज की स्थापना कब हुई है? 29 जून 1900 को हुई है, और पहली बार जो सेरेमनी हुई है वो कब हुई थी? 1901 को। मतलब जो नोबेल प्राइज पहली बार वितरित किए गए वो कब किए गए? 1901 में किए गए। द 5 कैटेगरीज, अब इसमें यह पूछा जाता है कि कितने कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो इसमें है आपका फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, मेडिसिन, चिकित्सा, मेडिसिन को फिजिशियोलॉजी भी कहा जा सकता है,
लिटरेचर साहित्य और पीस शांति। तो जो स्टार्टिंग में था उसमें 5 कैटेगरी में 5 कैटेगरीज में दिया जाता था आपका प्राइस। किसमें? भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में। 3 हमारा ये हो गया, चौथा हो गया हमारा शांति और 5वां हो गया लिटरेचर। तो ये 5 था। लेकिन 1968 में एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया जो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। तो अब प्रेजेंट टाइम में 6 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। अब इनके नाम जो हमको याद रखना है, तो मेडिसिन में किसको मिला है? मेडिसिन में मिला है प्रोफेसर सामंत पावो। अब यहां पे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा जाए कि मेडिसिन में किसको मिला, तो नाम भी पूछा जा सकता है, सामंत पावो। ये किस कंट्री के थे ये भी पूछा जा सकता है, तो स्वीडन के थे ये। और इन्होंने कौन से सब्जेक्ट में काम किया, कौन से सब्जेक्ट में डेवलपमेंट किया है, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो है मैपिंग ऑफ जीनोम, मतलब जो जेनेटिक जो होता है डेवलपमेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जो मानव विकास है, ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस, मानव विकास, जैसे जो आपने पढ़ा होगा मानव विकास के क्रम में डार्विनवाद और इस तरीके की जो है, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो है ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस में, मैपिंग ऑफ जीनोम में रिसर्च किया है, डेवलपमेंट किया है। तो ये हो गया टॉपिक, किस टॉपिक के लिए दिया गया है। और ये हो गया सामंत पावे उनका नाम जिन्हें मिला है, और वो किस देश के हैं, किस कंट्री के हैं, तो ये स्वीडन कंट्री के। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। अब इसी तरीके से इसमें है लिटरेचर में, साहित्य में मिला एनी अर्नोक्स को। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की है। और इनके लिए क्यों मिला है इनको? तो करेज एंड क्लिनिकल इक्विटी अगेंस्ट कलेक्टिव रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल मेमोरी। जो सोसाइटी में, जो समाज में कुछ रोक होते हैं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं कि ये पर्टिकुलर काम कोई ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, या कुछ लिंग से रिलेटेड होते हैं, कुछ कास्ट से रिलेटेड होते हैं, करल से कुछ रेस से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं कि ये नहीं कर सकता है, तो इस रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ इन्होंने जो है काम किया है। और इन्होंने कहा है कि जो है साहस और जो है क्लिनिकल इक्विटी में इन्होंने काम किया है। इसके लिए इन्हें साहित्य के लिए दिया गया है नोबेल प्राइज। कहाँ की हैं? फ्रांस की है, एनी अर्नोक्स। शांति के लिए किसे दिया गया है? शांति के लिए दिया गया है, पीस के लिए, एक तो पर्सन को दिया गया है और 2 ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब संस्था को भी दिया जा सकता है नोबेल प्राइज और पर्सन को भी दिया सकता है। तो एलिस बियालास्की ये कहाँ की हैं? ये हैं बेलारूस। और दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये यूक्रेन की एक संस्था है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और रसिया की है संस्था का नाम है मेमोरियल। और एक जो ग्रुप है ये क्या है? ह्यूमन राइट्स ग्रुप, मानव अधिकार संगठन। तो जो मानव अधिकार संगठन है रसिया का, रूस का, उसका नाम है मेमोरियल। तो जो पीस का जो नोबेल प्राइज मिला है 3 लोगों को मिला, एक व्यक्ति को मिला है और 2 संस्थाओं को कंबाइंड रूप से। अब ये किसके लिए मिला है? क्रिटिसाइज अब्यूज ऑफ पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। जो सत्ता में होती है, जो पावर में व्यक्ति होता है, तो उसका एब्यूज करने लगता है, मतलब दुरुपयोग। जब कोई व्यक्ति सत्ता में आता है, पावर में आता है, तो अपनी पावर का दुरुपयोग करता है, लॉ के अगेंस्ट काम करता है, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने जो है काम किया है, इन संस्थाओं ने और एलिस ने। और इन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के, नागरिकों के जो फंडामेंटल मूलभूत अधिकार होते हैं, उनके लिए काम किया है। तो इस बात के लिए इन्हें पीस नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, फिजिक्स के लिए किसे दिया गया है? एलियन एस्पेक्ट, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। जॉन क्लोजर ये कहाँ के हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। अब यहाँ याद रखना, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया 2 अलग कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है और ऑस्ट्रिया अलग है। ये जो हैं एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के हैं, जो एक यूरोपीय कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया के हैं, इनकी कंट्री और नाम याद रखना है।
सब्जेक्ट का नाम है, इन्होंने किस पे काम किया है, क्वांटम मैकेनिक्स पर काम किया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में इन्होंने डेवलपमेंट किया है तीनों लोगों ने मिलके, तो इसीलिए इन्हें तीनों लोगों को कंबाइंड रूप से फिजिक्स के लिए 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया है। केमिस्ट्री में कार्लोन बर्तोजी, ये हमारे यूएसए के हैं, मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं, डेनिस हैं ये, और बैरी शार्पलेस यूएसए। अच्छा, ये बैरी शार्पलेस यहाँ पे एक नाम इंपॉर्टेंट है एक दूसरी दृष्टि से भी, क्योंकि इन्हें 2001 में भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से या फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो बैरी शार्पलेस जो है इन्हें 2001 में और दिस ईयर 2022 में भी मिला हुआ है, तो ये नाम भी याद रखना है। इनका फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है डेवलपमेंट का, तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री पे काम किया है, ये इनका सब्जेक्ट है, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। लास्ट वन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, बेन एस बर्नेके, ये कहाँ के हैं, यूएसए के, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये भी यूएसए के हैं, और फिलिप एच डिबविग, ये भी यूएसए के, तो तीनों ये यूएसए के हैं। इन लोगों ने किस पे काम किया है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, जो बैंकिंग है और जो वित्तीय संकट है उस पे काम किया है। तो इस तरीके से आपने नोबेल प्राइज का यहां से इतिहास है इसको पूरा पढ़ा, और फिर जो दिस ईयर के 2022 के नोबेल प्राइज विनर हैं उनके नाम, उनकी कंट्री के नाम और किस फील्ड पे काम किया है ये पढ़ा। इस तरीके से हमें इसमें पढ़ना है।